दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हुए एक ऐसे हॉरिफाइंग केस के बारे में जिसने पूरे बांग्लादेश को शॉक करके रख दिया। तो आज हम बात करेंगे शिबली सादिक की। चिट्टागोंग, बांग्लादेश। एक ट्रक ड्राइवर मोहम्मद शफीक अपनी वाइफ नाहिदा अख्तर और अपने बेटे शिबली के साथ रहते थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी पुअर था और इस घर को चलाने के लिए शफीक काफी मेहनत करते थे। यहां उनका बेटा शिबली पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसने शुरुआत में ही ये सोच लिया था कि उसे आगे चलकर अपना एक अच्छा करियर बनाना है, लेकिन शिबली को लगता था कि अगर वो सिर्फ पढ़ाई करता रहा तो वो अपनी फैमिली पर कहीं बोझ न बन जाए, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था। इसलिए बहुत ही यंग एज में उसने काम करना शुरू कर दिया, जिनसे वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कलेक्ट करता, अपनी फीस भरता और थोड़े बहुत अपने फैमिली को भी देता। वैसे यहां हमें शिबली की एज के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कितने साल का था, क्योंकि बहुत सी न्यूज साइट्स और आर्टिकल्स में कहीं उसकी एज 18 बताई गई है तो कहीं 16 या 20। तो यहाँ ये प्रॉपर नहीं है, पर उसकी एज 17 से 20 के बीच ही रही होगी, क्योंकि इस टाइम वो अपने कॉलेज में था। यहाँ शिबली एक पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था, जो कि उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, और वो अपने काम में इतना अच्छा और ऑनेस्ट था कि फार्म के ऑनर ने उसके काम को देखकर उसे वर्कर से मैनेजर बना दिया, और वो अपनी इस नई पोजीशन को भी बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाता था। पोल्ट्री फार्म में ही शिबली के साथ और भी लोग काम किया करते थे, जिनसे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वे सभी उससे सिर्फ 4 या 5 साल बड़े होंगे, पर यहाँ शिबली उनमें सबसे छोटा था। लेकिन इसके बावजूद शिबली उनसे बड़ी पोजीशन पर था। बाकी सभी या तो वर्कर्स थे और या फिर उससे लॉ पोस्ट पर थे। वैसे तो वे सभी दोस्त थे, पर यहाँ शिबली अपने काम को लेकर काफी सीरियस था, और वो सबसे हमेशा यही बात कहता कि सभी लोग अपना काम ऑनेस्टली करे, उसे सीरियसली ले और उसे टाइम पर पूरा करे। लेकिन शिबली की इसी ईमानदारी की वजह से कई बार उसकी अपने दोस्तों से बहस हो जाती थी, क्योंकि वे कभी कभी काम चोरी करते और शिबली और अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, और इसी के चलते उनका एक बार आपस में झगड़ा भी हो गया, जिसे कुछ टाइम बाद उन लोगों ने आपस में बात करके सेटल कर लिया और वापस से दोस्त बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। शिबली अपनी पढ़ाई करता और डेली पोल्ट्री फार्म पर काम के लिए जाता। लेकिन फिर आता है 28 अगस्त 2023। हर रोज की तरह शिबली फार्म पर पहुंचा और अपने काम में लग गया, और रोज की ही तरह उसे रात को अपने घर आ जाना था। लेकिन वो उस रात घर नहीं लौटा, जिससे उसके पेरेंट्स को उसकी थोड़ी बहुत चिंता होने लगी। लेकिन यहाँ शिबली पहले भी कई बार ज्यादा काम होने की वजह से अगली सुबह आया करता था। तो ये सोचकर कि उनका बेटा काम में बिजी है, उन्होंने उसका सुबह के लिए वेट किया। लेकिन अगले दिन उनकी चिंता घबराहट में बदल गई थी, क्योंकि काफी समय बीत जाने पर भी शिबली का कोई अता पता नहीं था। वे उसके नंबर पर लगातार कॉल कर रहे थे। उन्होंने पोल्ट्री फार्म पर कॉल लगाया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर उन्हें शिबली की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ उसकी माँ नाहिदा अख्तर के पास शिबली के ही नंबर से कॉल आया। जब नाहिदा ने फोन उठाया तो उन्हें शिबली की आवाज सुनाई दी, जो काफी डरते हुए अपनी मां से कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं कई घंटों से एक कार में बंद हूं, और ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। और इससे पहले कि शिबली उन्हें आगे कुछ कहता, फोन कट जाता है। शिबली की ये बातें सुनकर उसके पेरेंट्स काफी घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने उस नंबर पर दोबारा कई बार कॉल किए, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्हें शिबली के नंबर से दोबारा कॉल आया, लेकिन इस बार फोन पर आवाज किसी और की थी, जिसने नाहिदा को कहा कि तुम्हारा बेटा शिबली इस वक्त हमारे कब्जे में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुमने दोबारा शिबली के नंबर पर कॉल किया या फिर पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो हम उसे मार डालेंगे। और आगे उस शख्स ने यह भी कहा कि अगर उन्हें उनका बेटा वापस चाहिए तो उसके बदले उन्हें 15 लाख टका पैसे देने होंगे, और तुम्हें हम बताएंगे कि पैसे कहां लेकर आना है। ये सब कहकर उसने अपनी धमकी दोबारा रिपीट की कि इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना, वरना तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, और फोन काट दिया। अब यहाँ 15 लाख टका, जो कि बांग्लादेश की करेंसी है, वो नाहिदा जैसे गरीब परिवार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे जुटाना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा, अपने पड़ोसियों से उन्होंने हर उस इंसान के सामने हाथ फैलाए जिनसे उन्हें पैसों की उम्मीद थी। पर इन सब के बावजूद 15 लाख तो बहुत दूर की बात, वे 1 लाख टका भी नहीं जुटा पाए थे। लेकिन 2 दिन बाद ही 31 अगस्त 2023 को
उन किडनैपर्स का दोबारा कॉल आया और उन्होंने पैसों की डिमांड की, पर नाहिदा और उसके हस्बैंड शफीक ने उनसे रोते हुए कहा कि उन्हें शायद उनकी फैमिली के बारे में पता नहीं है, वे बहुत गरीब है, वे इतने पैसे उन्हें कभी नहीं दे पाएंगे। और यहाँ उनकी फैमिली की कंडीशन के बारे में उन किडनैपर्स को भी शायद अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने बातचीत करके शिबली के पेरेंट्स को 15 लाख की जगह 2 लाख की डिमांड की। वैसे तो ये रकम भी शिबली की फैमिली के लिए कहीं ज्यादा थी, पर अपने बच्चे की जान के बदले उन्होंने इस पर एग्री किया। किडनैपर्स ने आगे उन्हें जगह और टाइम लिमिट दिया कि अगर वे इतने वक्त में पैसे जुटा नहीं पाए तो हम उनके बेटे को मार देंगे। अगले दिन ही सितंबर का महीना आ चुका था और शिबली की फैमिली पैसे जुटाने में लग गई थी, जिसमें उनके इलाके के बहुत से लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने इसमें उनकी मदद की, क्योंकि वे बेशक गरीब थे पर उनकी एक प्राउड फैमिली थी। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे और शिबली को भी अच्छे से जानते थे कि वो कितना सिंसियर लड़का है। और फाइनली वे 2 लाख टका इकट्ठा करने में कामयाब रहे और अब बस वे किडनैपर्स के कॉल का वेट कर रहे थे। आगे 4 सितंबर की दोपहर को उन किडनैपर्स का दोबारा कॉल आया और उन्होंने जगह और टाइम बताकर पैसे लाने के लिए कहा, और आखिर में उन्होंने फिर से वही धमकी दी कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम शिबली को मार देंगे। शिबली के पेरेंट्स यहाँ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था, उससे वो बहुत प्यार करते थे। ऐसी सिचुएशन में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके लिए ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से एक फैसला लिया और बिना पुलिस को कोई खबर किए शिबली के फादर शफीक किडनैपर्स की बताई हुई लोकेशन पर पैसे लेकर पहुंच गए। जहां थोड़ा वेट करने के बाद उनके पास 2 लोग आए जिन्होंने अपने चेहरों को मास्क से ढका हुआ था। उन्होंने शफीक से पैसे लिए और जाने लगे। जब शफीक ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है तो उन किडनैपर्स ने उन्हें कहा कि वो टेंशन ना ले, उनका बेटा उनके घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर शफीक खुश हो गए और जल्दी से अपने घर की ओर निकले, पर जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां शिबली नहीं था। उन्होंने अपनी वाइफ नाहिदा से पूछा कि क्या उनका बेटा अभी तक नहीं आया, पर नाहिदा जो पहले ही काफी दुखी थी, उल्टा उन्होंने शफीक से रोते हुए पूछा कि आप ही तो उसे लेने गए थे। ये सुनकर शफीक नाहिदा को संभालते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने पैसे दे दिए हैं, शिबली आता ही होगा। और इतना कहकर वे दोनों अपने बेटे का इंतजार करने लगे, पर उनका ये इंतजार कुछ घंटों से दिनों में बदल गया, क्योंकि यहां पूरी रात बीत गई। अगला दिन आ गया पर शिबली लौट कर नहीं आया, और ऐसे ही 3 दिन और बीत गए और अब तक फैमिली का भी पेशेंस टूट चुका था, क्योंकि शिबली 28 अगस्त को किडनैप हुआ था और अब डेट 7 सितंबर यानी पूरे 10 दिन बीत चुके थे और पैसे देने के बावजूद भी उन्हें उनका बेटा नहीं मिला था। इसलिए अब उन्होंने इस किडनैपिंग के बारे में अपने रिश्तेदारों को बताया और बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने ऑफिसर्स को इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया। उनकी बातें सुनकर पहले तो पुलिस वाले गुस्सा हुए कि उन्होंने इन सब के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, हम उनकी मदद कर सकते थे। पर फिर नादिया और शफीक ने बताया कि उन्हें डर था कि वे किडनैपर उनके बेटे को कहीं कुछ कर ना दे, इसलिए उन्हें मजबूरी में आकर ये सब करना पड़ा। पुलिस ने उनकी सिचुएशन को समझा और उनकी कंप्लेंट रजिस्टर की। बाद में उन्होंने फैमिली से इस केस और शिबली के बारे में पूछताछ करनी शुरू की कि वो लड़का कैसा था, क्या करता था और क्या उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे के बारे में उन्हें सब कुछ बताया कि वो एक काफी अच्छा लड़का है, वो किसी से लड़ाई नहीं करता। लेकिन इसी पूछताछ के दौरान शिबली की मां नाहिदा को अपने बेटे की एक बात याद आई, जो उन्होंने पुलिस को बताई कि कुछ 2 महीने पहले शिबली ने बताया था कि पोल्ट्री फार्म में जो लोग उसके अंडर काम करते हैं उनके साथ उनका कुछ झगड़ा हुआ था। और कुछ दिन बाद जब उसने शिबली से इस बारे में दोबारा पूछा तो उसने इस बात को हंसकर टालते हुए कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, उनका समझौता हो गया है, वे सभी उसके दोस्त जैसे ही है। पर पुलिस ने इस छोटे से क्लू से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वे सीधा पोल्ट्री फार्म पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने वहां काम कर रहे सभी लोगों को और फार्म के ऑनर को पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे उन झगड़े वाले इंसिडेंट के बारे में पूछा, जिस पर ऑनर ने उन्हें बताया कि हाँ, कुछ महीने पहले इन लोगों का यहां झगड़ा हुआ था, पर वो ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं था, बाद में सब सेटल हो गया था। और उनकी इसी बात पर उन सभी 6 वर्कर्स ने भी अग्री किया। पुलिस को ऐसी यहां कोई लीड नहीं मिली जिससे इस केस के बारे में उन्हें कुछ आगे पता चल सके, इसलिए वे वापस लौट गए और कुछ और पॉसिबिलिटीज देखने लगे। लेकिन उन्हें यह साफ था कि शिबली की किडनैपिंग की वजह पैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी, वे पैसे कहां से देंगे। और हमेशा घूम फिर के उनका शक उस पोल्ट्री फार्म के झगड़े पर ही जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस बार वहां काम कर रहे सभी वर्कर्स को अलग अलग बुलाकर उनसे पूछताछ की, जहां उनमें से कुछ वर्कर्स पर पुलिस को शक हुआ और उन्हें थोड़ा डराने पर ही उन्होंने इस केस की पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया
कि उन्हें शुरुआत से ही शिबली का उन पर यूं हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उनसे उम्र में काफी छोटा था। और बाद में हुए उस झगड़े के बाद तो उन्होंने उससे रिवेंज लेने का प्लान बनाया कि वे शिबली को मार पीट कर उसकी फैमिली से पैसे लेंगे और उसे सबक सिखाकर छोड़ देंगे। इसलिए 28 अगस्त की रात जब शिबली पोल्ट्री फार्म से अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था, तो तभी उन्होंने अपने फेस पर मास्क पहनकर उसे पकड़ लिया और उसे मार पीट कर कार में डालकर उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और शिबली को कई घंटे बंद रखने के बाद उससे पेरेंट्स से बात करवाई और उसके पेरेंट्स को ऐसे ही धमकाकर आखिर में 2 लाख में डील डन करवा ली। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इस बीच शिबली ने उनमें से 2 वर्कर्स का चेहरा देख लिया, जिससे वे सभी काफी घबरा गए थे। उन्हें पता था कि अगर वे अब शिबली को छोड़ देंगे तो वो जाकर पुलिस को सब बता देगा और वे सभी फंस जाएंगे। इसलिए उन सभी ने शिबली को मारने का डिसाइड किया और एक चाकू लेकर उन्होंने उस पर कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब तक जो केस सबको एक किडनैपिंग का लग रहा था, वो असल में एक मर्डर में बदल गया था। आगे पुलिस ने उन सभी से शिबली की बॉडी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बॉडी को चिट्टागोंग में ही मौजूद रोजान, जो कि एक पहाड़ी एरिया है, वहां की एक खाई में फेंक दिया। बाद में पुलिस की टीम उन लोगों के साथ उसी खाई पर पहुंची और थोड़ा सर्च करने पर ही उन्हें वहां कुछ बॉडी पार्ट्स मिले और उससे कुछ ही दूरी पर उन्हें शिबली की आधी बॉडी मिली, जिसके फेस को बुरी तरह खराब किया गया था ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। यहां बाद में जब शिबली के पेरेंट्स ने अपने बेटे के कपड़ों को देखा तो उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया। ये पता चलते ही पुलिस ने उन सभी वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनकी अरेस्ट के बाद जब उनसे थोड़ा और पूछताछ की गई तो पुलिस को एक बड़ी ही शॉकिंग बात पता चली, जहां उन्हीं वर्कर्स में से एक 26 साल के लड़के उमोंग चिंगमारमा ने बताया कि शिबली एक टाइम पर उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उस झगड़े के बाद सब बदल गया और वो अब उससे बदला लेना चाहता था। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्लान की शुरुआत मारमा ने ही की थी। और जब आगे शिबली को मारा गया तो उसने ही शिबली की बॉडी के टुकड़े किए, और सबसे वर्स्ट तो ये था कि उसने कुछ बॉडी पार्ट्स को तो पकाकर भी खाया था और बाद में बाकी बची हुई बॉडी को उसने खाई से नीचे फेंक दिया। आगे जब इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया ने कवर किया तो इसकी खबर पूरे बांग्लादेश में फैल गई, जिसके चलते जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे और लोग बहुत ही गुस्सा थे। इतना कि जिस पुलिस स्टेशन में उन अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था, उसके बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। और 11 सितंबर को जब पुलिस उन सभी वर्कर्स को उस स्टेशन से ले जा रही थी तो भीड़ ने पुलिस पर हमला करके उनकी कस्टडी से उमोंग चिंगमारमा को बाहर निकाला और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। और उन्होंने उसे इतना मारा कि उमोंग चिंग की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज की और बाकी 5 अक्यूज्ड को वहां से बाहर निकाला और जल्दी से उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया, वरना भीड़ उन्हें भी नहीं छोड़ती। यहां अभी ये 5 लोग जेल में हैं और अपने कोर्ट ट्रायल का वेट कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई तो वो थे शिबली के पेरेंट्स मोहम्मद शफीक और नाहिदा अख्तर, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाए और कई दिनों तक अपने बेटे के घर आने का इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि शिबली जरूर आएगा, लेकिन आखिर में उनकी वो उम्मीद भी टूट गई और वे शायद इस सदमे से अपनी पूरी जिंदगी में उभर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।